नमस्कार दोस्तों। क्या जेएसएससी सीजीएल जो 21 और 22 सितंबर 2024 को हुआ था कि विज्ञान पेपर में एनसीईआरटी ने विद्यार्थियों को धोखा दिया? तो आज हम लोग 40 प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं और समझने वाले हैं ये 40 प्रश्न एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते थे या नहीं। क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हम आपको बताया कि जेएसएससी के द्वारा जो प्रश्न बनाया जा रहा है वो प्रश्न एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताया गया उत्पाद सिपाही का, जो 12 अप्रैल 2026 को हुआ था, मतलब हाल ही में ये एग्जाम हुआ था। तो वहाँ के हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न देखे जो शब्दशः एनसीईआरटी से उठाए गए थे और 20 के 20 प्रश्न जो है एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप जरूर देखे होंगे। दूसरा वीडियो था 28 जनवरी 2024 को जो सीजीएल का पेपर हुआ था, जिसे रद्द कर दिया गया था, उसका। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं 20 प्रश्न जो है एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे थे। 1-2 प्रश्न डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली जो है अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़े तो सॉल्व हो जाता। मतलब मोटा मोटी हम मान के चल सकते हैं कि ये 2 प्रीवियस ईयर के एग्जाम हम देखते हैं या पेपर देखते हैं तो पता चलता है एनसीईआरटी से सॉल्व जो है विज्ञान के प्रश्न हो रहे थे। तो केवल क्या एनसीईआरटी ही पढ़ना है, पुराना एनसीईआरटी पढ़ना है या नया एनसीईआरटी पढ़ना है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई विश्लेषण नहीं करते हैं और सीधे काम करने के लिए हम लोग उतर जाते हैं और यही सबसे बड़ा गलती होता है। हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले उस काम को करने का एक क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। देश भी प्लानिंग बनाती है, कोई योजना लागू करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, हर चीज को प्लानिंग होता है। आप कोई भी एक काम करते हैं, घर में एक छोटा सा फंक्शन भी होता है तो उसका एक प्लानिंग बनता है कि कैसे कैसे करना है, उसके बाद काम आप करते हैं। और आप किसी विषय को तैयार करने के लिए जा रहे हैं और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हैं, सिलेबस देखते नहीं हैं और सीधे कोई किताब बोल दिया कि ये पढ़ लो तो वो पढ़ लेते हैं। कोई बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ दो, एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं। कोई बोल दिया कि इसके गाइड किताब से मिल रहा है तो आप उसके पढ़ने लग जाते हैं। आप खुद से कुछ विश्लेषण नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा गलती है। तो अब जो है हम जो है थोड़ा बहुत आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं, थोड़ा आप भी खुद से रिसर्च कीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप एक जो है मान के हम चल रहे हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट है, अगर कितनों लो स्टूडेंट होंगे तो मैट्रिक पास होंगे, तो मैट्रिक पास स्टूडेंट से भी ये उम्मीद किया जा सकता है कि चीज़ों को वो एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी तो हम जहाँ तक जान रहे हैं कि वो ग्रेजुएट ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कहा गया था वो सेंटेंस भी आप लोग सुने होंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई कार्य को करने के लिए या कोई पेड़ को काटने के लिए हमको 6 घंटा का समय दिया गया है तो कुल्हाड़ी धार करने के लिए हम जो है 4 घंटा टाइम लगाएंगे और 2 घंटा जो है हम पेड़ काटने में टाइम लगाएंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्या करना चाह रहे हैं कि कोई भी काम आपको करना है तो सबसे पहले कैसे करना है इस चीज को आपको डिसाइड करना होगा, मतलब प्लानिंग बनाना होगा। उसके बाद उस काम को करने के लिए आप उतरिए, आप देखिए रिजल्ट जो है आपको बेहतर मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी विषय, हम यहाँ विज्ञान के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई भी विषय को तैयार करने के लिए सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद किसी किताब को जो है आप फॉलो कीजिए। नहीं तो देखिए आपका पैसा तो गलत जगह अगर सही से डिसाइड नहीं कर पाइएगा तो गलत जगह तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपका गलत जगह चला जाएगा और आप पैसा तो कमा लीजिएगा, समय जो है आपका वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले किसी भी बुक को फॉलो करें या किस बुक को फॉलो करें या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उससे पहले एक विश्लेषण कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और सिलेबस का। उसके बाद आप तय कीजिए कि हाँ हमें ये किताब पढ़ना है और उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, उससे रिलेटेड जो है वो टेस्ट बनाइए। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग जो है 40 प्रश्नों को देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि एनसीईआरटी से ये प्रश्न जो है वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए, ऐसे भी विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान कहते ही हैं प्रयोग और परीक्षण जो है उस करते हैं, उसके बाद ही कुछ उसका क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आप केवल एक प्रयोग या परीक्षण करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से 1 या 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को या 1 या 2 एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ये देख के हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हर एक चीज का हम लोग विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे केवल जो है प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं बताया जाएगा, किसी विषय को कैसे तैयार करना है या साइंस विषय को कैसे तैयार करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये प्रश्न का उत्तर तो आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगा। फ्री टेस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप उसे जाके सॉल्व कर सकते हैं और ये पीपीटी भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 21 और 22 सितंबर का पेपर था उसमें विज्ञान के प्रश्न जो आए थे वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। देखिए इससे आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर भी पता चल जाएगा और आप थोड़ा बहुत विश्लेषण भी कर लीजिएगा हमारे सहयोग से कि एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं कि नहीं। तो पहला सवाल है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? इसका सही आंसर है कॉर्निया। दूसरा है, एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का आंसर हम लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाता है। पहला का आंसर मिलता है
क्लास 10 के चैप्टर 11 में और दूसरा का आंसर मिलता है क्लास 10 के चैप्टर 2 में। अगर हम पहला का आंसर देखें तो देखिए इस तरह का आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लिखा हुआ है कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते थे। दूसरा जो है एंटासिड के बारे में जो पूछा गया, तो एंटासिड एक दुर्बल क्षार होता है जो एसिडिटी होने पर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है, यह एक एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा मतलब ये क्षार है ना, तो ज्यादा अम्ल हो जाएगा तो क्षारीय चीज को डालिएगा तो वो उदासीन कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहा जाता है, जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग खा रहे हैं तो खाने में तो हम लोग दुर्बल क्षार का ही क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो दोनों का आंसर जो है हम लोगों को एनसीईआरटी में मिलता है। तीसरा जो सवाल पूछा गया 21 सितंबर वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फलों के रस के संरक्षण के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर भी डायरेक्टली हम लोगों को क्लास 8 के चैप्टर 2 में यहाँ पे मिलता है। इसका आंसर डी होगा, सोडियम बेंजोएट है ना, और सोडियम मोटा क्या है, मेटा बाइसल्फाइड जो है, उससे हम किसी खाद्य का क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट यहाँ पे ऑप्शन था, तो सोडियम बेंजोएट जो होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये जो है क्लास 8 के एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल, जो कि आप लोगों को पता है कि कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है, पीतल बनता है। हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाती है। तो ये जो है पूरा चमकीला था, कुछ गैस से वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो जो है उसका चमकीलापन जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा गैस होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको आप एनसीईआरटी में ढूंढने जाइएगा तो डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, और इनडायरेक्टली भी आप नहीं बना सकते क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल रहता तो आप बना सकते थे, लेकिन फैक्चुअल है तो लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप कैसे जानिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको कॉपर के बारे में बताया गया है कि कॉपर जो है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो कॉपर के बारे में बताया गया है, लेकिन कॉपर और जिंक से मिला जो पीतल बनता है, ब्रास बनता है, उसके बारे में नहीं बताया गया। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता था। अब आगे जो भी आपको बताएंगे हम क्वेश्चन, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली आपको हो सकता है एनसीईआरटी में देखने को मिल जाए, लेकिन डायरेक्टली जो है वो नहीं मिला। और दूसरा चीज जो है, इसका सोर्स जो है क्लास 11 या 12 में आप ढूंढने मत चले जाइए, क्योंकि सिलेबस में लिखा है 10th तक के हम लोगों को साइंस को पढ़ना है, और बहुत सारे विद्यार्थी 10th के बाद जो है साइंस नहीं लेते हैं। तो हम ये जो है सोर्स 11 और 12 क्लास के बुक में ढूंढने नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप कहेंगे कि ये 11 या 12 के एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन हम वहां पे ढूंढने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे ढूंढ के हम ये नहीं कहेंगे आर्ट्स लेके पढ़ा हुआ या कॉमर्स लेके पढ़े हुए विद्यार्थी को कि आप साइंस का भी किताब 11 और 12 का पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा अव्यवहारिक हो जाएगा। तो उसका क्या उपाय है वो हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक से आते हैं। इसका सही आंसर होगा एंथोसाइनिन। ये जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आप जो है क्रोमोप्लास्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जो कि वहां पे कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वर्णक हैं जो अलग अलग रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके बारे में नहीं दिया गया है। एंथोसाइनिन के बारे में नहीं दिया गया है। हो सकता है कहीं एक आध प्रश्न का उत्तर दिया गया हो, हमसे छूट गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जो है हम बहुत खोजने का प्रयास किया, अपने स्तर पे जो भी हम कर सकते थे वो खोजने का प्रयास किया, हमको नहीं मिला। तभी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो। हाइबरनेटिंग मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है, तो इसका आंसर होगा त्वचा। ये जब हम लोग कोई भी गाइड बुक या क्लास नोट पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है, इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं, श्वसन क्लूम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, ऐसा लिखा हुआ है। त्वचा के बारे में स्पष्टता कोई जानकारी नहीं दिया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी पढ़ के आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ये गाइड बुक में या क्लास नोट सब पढ़िएगा, बड़ा बड़ा करके बोल्ड करके लिखा हुआ रहता है, ये थायराइड है, लेकिन ये चीज का भी आंसर आप ढूंढने जाइएगा, स्पष्ट रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम 10th लेवल तक का एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, 11 और 12 में नहीं जाना है, ये हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं। निम्नलिखित में किस तत्व के कारण आतिशबाजी को रंग प्रदान होता है। इसका आंसर होगा स्ट्रोटियम और बेरियम। ये सब आपको क्लास नोट्स या गाइड बुक में देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ढूंढने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। क्यूरी पॉइंट जो होता है वह तापमान है जिस पर क्या होता है, धातु चुंबकीय गुण खो देती है। ये भी ढूंढ रहे थे हम, तो यहाँ पे जो क्लास 10 का चैप्टर है उसमें हमको नहीं मिला, तो इसको भी हम कह सकते हैं एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है। फिर अगला है, ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है, तो इसका आंसर है कोयला खदान में काम करने वाले
लोगों में होता है। तो कोयला पेट्रोलियम के बारे में क्लास 8 में तो दिया गया था, लेकिन ये रोग के बारे में हम ढूंढे तो हमको नहीं मिला। तो ये आंसर भी, इसका आंसर भी एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा था। सिंकोना के किस भाग से दवा प्राप्त होती है? तो इसके छाल से होता है। ये भी हमको जो है एनसीईआरटी में नहीं मिला। अगला प्रश्न है, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेरेंक्स। तो ये भी ढूंढने से एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न है, सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा के बोतलों में पाया जाता है। आप वाटर बोतल लीजिएगा या बैग रखिए लीजिएगा तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान से देखिएगा तो ये सब जो है सिलिका जेल वाला छोटा छोटा पैकेट जो है वो जरूर दिखेगा। तो ये क्या होता है? नमी को आश्वासित करने के लिए। ये सब भी गाइड बुक में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, या किसी के क्लास नोट्स पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में ढूंढ रहे थे तो अगेन नहीं मिल रहा था। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो मतलब मछली जो है वो मच्छर को खाता होगा तो नियंत्रित होगा। तो इसका आंसर है गैम्बूसिया मछली। तो इसका भी आंसर हम ढूंढ रहे थे, एनसीईआरटी में हमको नहीं मिला। अगला है डोडो, एक उड़ान रहित पक्षी जो IUCN के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो विलुप्त। तो ये करंट अफेयर का मान सकते हैं, तो ठीक है चलिए एनसीईआरटी में ना मिला, ये किसी करंट अफेयर में दिया गया होगा तो उसको हटाते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? पेट्रोल से संबंधित प्रश्न जो है पिछले जो पेपर हम लोग चर्चा कर रहे थे 28 जनवरी उसमें भी दिया गया था जो है एथेनॉल के बारे में। तो यहाँ ऑक्टेन संख्या जो होता है पेट्रोल की गुणवत्ता तय करता है। ये चीज जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन अगेन गाइड बुक या क्लास नोट्स पढ़िएगा तो ऑक्टेन नंबर जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। जो आवाज आता है ना गाड़ी से साइलेंसर से, वो ऑक्टेन नंबर अगर खराब रहेगा या कम रहेगा तो वो जो है ज्यादा आवाज आता है। तो ये सब चीज पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम सल्फेट। ये भी एनसीईआरटी में ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। चूहे के जहर में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। तो ये हो सकता है गाइड बुक वगैरह में आपको मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी में तो ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। फिर है पौधे का कौन सा भाग हमें केशर देता है? ये भी हम ढूंढने का प्रयास किए लेकिन नहीं मिला। इनडायरेक्टली जो है अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो अलग बात है। वर्तिकाग्र जो है उससे केशर बनते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा महंगा होता है। श्रेया ने 6 आवश्यक तत्वों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट था और एक माइक्रो था, मतलब एक ज्यादा मात्रा में शरीर को आवश्यकता है, एक कम मात्रा में। तो यहाँ पे किसको गलत वर्गीकृत कर लिया गया है? तो आंसर यहाँ पे दिया गया है फैट को दिया गया है। तो ये भी डायरेक्टली अगर आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें विज्ञान के कौन कौन प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे थे। निम्नलिखित में से जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा स्पीसीज। और दूसरा है कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री, माइटोसिस कहते हैं। ये दोनों का आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में है, आपको जाते स्पीसीज मिलेगा और यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से ये 2 प्रश्न का जवाब जो है आप प्राप्त कर सकते थे या दे सकते थे। दूसरा प्रश्न है, समान द्रव्यमान वाले 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है, वेग का दिया गया, आपको क्या करना है बताना है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आप जानते होंगे कि वेलोसिटी और गतिज ऊर्जा के बीच क्या रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं तो ये 4 गुना होगा। तो यहाँ पे 4 गुना दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना। उसी तरह से इसको 3 गुना करते हैं वेलोसिटी को, तो इसमें हमको कितना का वृद्धि देखने को मिलेगा 3 3 9। तो यहाँ पे 4:9 दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हाँ ये फॉर्मूला जो है आप पढ़े होंगे तो इसी से बना सकते हैं आप। डायरेक्टली तो ये नहीं पूछेगा 4:9 आप ढूंढिएगा तो कोई भी किताब में हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, वो मिल गया तो इत्तेफाक वाली बात है। तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं एनसीईआरटी से इसे बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न ये भी है जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ के बना सकते थे, है ना, ऐसा बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा नहीं था जिसको हम लोग जो है ये कहें कि एनसीईआरटी से नहीं बन सकता है। एनसीईआरटी पढ़ते तो बन सकता है, क्योंकि आप हम मान के चल रहे हैं ना कि आप इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन में हैं, तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ये जो है एनसीईआरटी से हम लोगों को मिलता है क्लास 10 के
चैप्टर 7 से नियंत्रण और समन्वय, जैसा कि आप लोगों को पता है हार्मोन से संबंधित ये चैप्टर। हार्मोन को बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है क्लास 10 में, बहुत कम पैराग्राफ में, हमको लगता है 2-3 पैराग्राफ में ही समेट दिया गया है। तो डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो 11-12 की किताब में पढ़ना होगा, 10th में तो नहीं दिया गया है। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष में दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज और अन्य द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ये चीज दिया है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा एस्ट्रोजन होता है। लेकिन हाँ, डिटेल में ये आप खोजिएगा दाढ़ी मूंछ या द्वितीयक लगन लैक्षिक थी है, तो वो सब जो है आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर का पैराग्राफ पढ़िएगा और नीचे तक आइएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो सब के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं, है ना। जो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है लिखा गया कि जैसे प्रश्न को शब्दशः हम लोग ढूंढ रहे थे ना, उत्पाद सिपाही के जैसा, वैसा आप ढूंढिएगा तो यहाँ पे नहीं मिलता। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे पोषक तत्व, जो कि हम लोगों के क्लास नोट्स या जो आपके पास कोई गाइड बुक होगा तो वहां पे पढ़ेंगे तो स्पष्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, और चौथा जो है लिपिड एक प्रकार का क्या होता है, वसा होता है। तो आप इसको अलग कर सकते थे, ये एनसीईआरटी से भी किया जा सकता था अगर थोड़ा सा वही चीजें गाइड बुक आप पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत आपको अतिरिक्त जानकारी होगा तो। उसके बाद है सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होता है, इसका भी आंसर आप एनसीईआरटी से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत सहयोग लेके कर सकते थे, है ना। डायरेक्टली तो नहीं बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखा हुआ है प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड जो है एक प्रकार का फैट है, ये आपको जानना होगा, तब आप यहाँ पे ये गेस कर सकते थे कि लिपिड जो है वो फैट है, बाकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा कोशिका भित्ति आगे मिलेगा इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो सेल्यूलोज से क्या होता है, बना होता है। सेल्यूलोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका मतलब क्या है, सौर ऊर्जा को वो क्या कहता है, एटीपी में यानी एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा। तो ये भी आप इनडायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे एनसीईआरटी से। मतलब ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के भी इन सब सवालों को सॉल्व थोड़ा बहुत किया जा सकता था। फिर है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी में मुख्य रूप से क्या है। अब अगर इसको गाइड बुक वगैरह नहीं पढ़िएगा तो आपको नहीं ये क्वेश्चन का जवाब जो है आएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या ब्यूटेन, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, लेकिन मीथेन और ब्यूटेन में तो क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल नहीं कहेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मतलब जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ मीथेन होता है सीएनजी में, तब तक आप इसका आंसर जो है वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाइएगा। निम्नलिखित में किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। ये भी कोई भी गाइड बुक या कोचिंग क्लास का नोट्स आप पढ़ रहे होंगे तो शुरुआती चैप्टर में ही दे दिया जाता है कि किसको हम किससे मापते हैं, मेजरमेंट वाला जो डिवाइस होता है वो। तो हवा का बल जो है हम लोग इससे मापते हैं। तो सीएनजी के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मीथेन के बारे में नहीं दिया गया है। पूरा ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है, लेकिन मीथेन के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। तो वो फैक्चुअल था, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की सहायता से ये नहीं बन पा रहा था। हिमालयन बिच्छू घास किसका स्थायी स्रोत है, तो ये जो हो जाएगा टेक्सटाइल फाइबर का। ये भी एनसीईआरटी में हम ढूंढने का प्रयास किए तो कहीं पे नहीं मिला। एक रेशा वाला करके चैप्टर है क्लास 6 में शायद, लेकिन वहां पे भी शायद नहीं मिला होगा, इसीलिए हम नहीं बता पाए। किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी पढ़ के भी आप जान सकते हैं। मतलब आप लोहा लीजिएगा, लोहा आधा किलो लीजिए कि 1 किलो लीजिए, लोहा का घनत्व तो थोड़ी बदलेगा। तो वही चीज है, इसको तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, बना सकता था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़े होंगे अच्छे से तो बना सकते थे। फिर आगे है उपयुक्त में से किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है। ये क्लास 11 के एनसीईआरटी सब में मिलता है। हम फिर से बोले कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम ये बता सकते थे कि 11 या 12 से ये बनेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ठीक है गलती से यहाँ पे लिख दिए, ये छूट गया वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहीं नहीं बताएं कि क्लास 11 से पढ़िए 12 से पढ़िए। फिर से हम कर रहे हैं कि जो भी आप एग्जाम, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम देखिएगा तो वहाँ सिलेबस में लिखा हुआ स्पष्ट कि 10वीं स्तर का विज्ञान पढ़ा हुआ हो, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो हर एक विद्यार्थी साइंस लेके तो नहीं पढ़ा है, तो उसको हम ये नहीं कर सकते कि 11 और 12 का किताब लेके पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 11 और 12 से। इसका एक उपाय है जो वीडियो के अंत में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोइथिलीन जो है वो है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। रमन प्रभाव प्रकाश किरणों से गुजरने से संबंधित है, तो ये जो है सभी पारदर्शी माध्यम। तो एनसीईआरटी जो हम अभी तक देखे हैं वहां पे तो नहीं दिया गया है, तो ये चीज जो है वहां से पूछा गया था। निम्नलिखित मतलब गाइड बुक वगैरह से या 11-12 का जो किताब होगा वहां से पूछा गया होगा। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग शमक के रूप में किया
जाता है, तो इसका आंसर दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये भी एनसीईआरटी में हम लोगों को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता एसिडिटी छोड़ता है, तो इसका आंसर दिया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये भी हम ढूंढ रहे थे तो हमको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा था। निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है, तो एनपीके है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपको देखने को मिलेगा। इसका भी आंसर सीधे सीधा अगर एनसीईआरटी में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़े हुए रहेंगे तो सॉल्व हो सकता था, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व होगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में 9-10 क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि हमको जहां तक याद हो रहा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं किया गया है, अलग टॉपिक से इसको बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। चट्टानों की आयु इनडायरेक्टली कहीं पे लिखा होगा कि किसी पुरानी चीजों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लोग क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं, चाहे यूरेनियम डेटिंग हो चाहे कार्बन डेटिंग हो सकता है इनडायरेक्टली कहीं लिखा होगा, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट चैप्टर जो है हम लोगों को क्लास 9-10 में नहीं देखने को मिलता है। आगे दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। किसका है, तो सड़ती हुई वनस्पति या पशु, मतलब कोई वनस्पति या खाने पीने का चीज जो है वो सड़ रहा है या कोई पशु जो है मर गया सड़ रहा है, तो उससे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक गैस जो है वो निकलता है। ये पूछा गया है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं मिला हमको। निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है, तो ये देखिए एनसीईआरटी पढ़ के भी आप थोड़ा बहुत बना सकते थे, क्योंकि ये मिक्सअप क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट मिला दिया ना, उसी तरह से तीन चीज जो है वो पाचन तंत्र का काम करता है। एंटीबॉडी जो है वो पाचन तंत्र का काम नहीं है। ये जो है रक्त के द्वारा हम लोग देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। आरबीसी जो है वहां पे हम लोग देखते हैं। एंटीबॉडी जो है कोई भी एंटीजन आ जाता है हमारे शरीर में तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर जो है वो रोगग्रस्त होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एंटीबॉडी, कि ये हमारे शरीर के क्या है, रक्षक है, सेना की तरह काम करते हैं। कोई भी बाहरी एंटीजन आएगा और आपके शरीर को अगर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये एंटीबॉडी खड़े होते हैं उसको मारने के लिए, और इस तरह से आपका शरीर जो है सुरक्षित रखता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये भी मिला जुला क्वेश्चन है ना, तो कोई एक चैप्टर पढ़ के आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पाइएगा। यहाँ पे आपको एक मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बाकी चीज क्या है। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट यहाँ पे हार्मोन को छांट सकते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ो या भागो, तो ये जो हार्मोन जैसे कि हम बोले ना कि एनसीईआरटी में बहुत कम 1-2 पैराग्राफ में ही हार्मोन के बारे में बताया गया है, तो हम ये ढूंढ रहे थे, शायद हमको नहीं मिला होगा, इसीलिए जो है इसका आंसर जो है एनसीईआरटी से हम आपको नहीं बता पाए। एड्रेनलिन जो है इसका आंसर होगा। तो निष्कर्ष क्या होता है कि 22 सितंबर का जो एग्जाम देखते हैं उसमें हमको पता चलता है कि डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी से देखें तो लगभग आपको 3-3 प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे या ज्यादातर ऐसे प्रश्न थे जो कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, फैक्चुअल थे, और फैक्चुअल होने के कारण एनसीईआरटी पढ़ के आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तब यहाँ वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल थे, फैक्चुअल मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, फैक्चुअल थे, इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनका उत्तर किसी प्रमाणिक गाइड, उच्च गुणवत्ता वाला जो क्लास नोट्स होते हैं, विश्वसनीय अध्ययन सामग्री से जो बनाया गया नोट्स होता है, उसी से हम लोग इसको क्या कर सकते थे, बना सकते थे। तो हम लोगों की रणनीति क्या होना चाहिए, तो हम लोगों को एक बैलेंस अप्रोच लेके क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक ऑथेंटिक नोट या किताब से बनाया गया एक जो नोट्स होता है, प्रमाणिक नोट्स होता है, उसको क्या करना चाहिए, सीक्वेंस में सभी चीजों को पढ़ लेना चाहिए। इससे हमको समझ में आएगा कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। मतलब होता है ना, ABCD से यहाँ पे पढ़ाया जाता है कोई भी क्लास नोट्स या जो गाइड बुक होता है, मतलब शुरू से अंत, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 1 के बाद 4 के बारे में बात करेगा, फिर यहाँ पे 3 के बारे में बात करेगा, फिर 10 के बारे में, फिर यहाँ पे फिर पहला के बारे में बात कर सकता है। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा जो होता है ना वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये सीक्वेंस में होते हैं क्लास नोट्स या गाइड बुक, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ लीजिएगा तो कम से कम एक बार एनसीईआरटी को आप जरूर देख लीजिए, और जो भी उसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए, और खासकर वैसे फैक्ट को हाईलाइट कर लीजिए जो आपको गाइड बुक में नहीं मिलते हैं। कोई इमेज दिया गया है, कोई बॉक्स में कुछ लिखा गया है, तो इस तरह की चीजों को आपको थोड़ा सा ढूंढना होगा। मेहनत तो लगेगा, लेकिन ढूंढना होगा, और एक बार मेहनत कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं फायदा जो है आपको लंबे समय तक दिखेगा। तो इस रणनीति से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा,
मजबूत हो जाएगा। मतलब आप सीक्वेंस में भी चीज़ों को समझ लीजिए, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो फैक्ट दिया है, वो भी आपके पास हो जाएगा। तो कुछ भी छूटने का यहाँ पे चांस जो है वो बहुत कम रहेगा। तो छूटे हुए फैक्ट जो है वो एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो गैप होता है ना गाइड बुक में या क्लास नोट्स में, जो एनसीईआरटी में दिए हैं लेकिन गाइड बुक में नहीं दिए हैं, तो वो गैप फुल हो जाता है अगर दोनों चीज को बैलेंस करके आप क्या करते हैं, चलते हैं। तो इस गैप को आपको फिल करके चलना है। भविष्य की परीक्षाओं में कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने की क्षमता इससे क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर हम निष्कर्ष कहें तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यही है कि आपको दोनों किताब को लेके चलना है। एक आप गाइड बुक तय कर लीजिए, क्लास नोट्स तय कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि वो जो क्लास नोट्स है या गाइड बुक है थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गलत डाटा मिल रहा है, इस तरह की किताब को आपको फॉलो नहीं करना है कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे बोल के उसको फॉलो कर रहे हैं, पता चल रहा है कि वहां पे ज्यादातर फैक्ट जो है वो गलत। तो कोई भी नोट्स फॉलो कीजिए, या क्लास नोट्स हो चाहे गाइड बुक हो, वो ध्यान रखिए कि अच्छा पब्लिकेशन का हो या उसे बहुत मेहनत से क्या किया गया हो, तैयार किया गया हो, वैसा क्लास नोट्स हो, उसको आप क्या कीजिए, प्रेफर कीजिए। और उसके बाद एनसीईआरटी को जो है जो भी गैप उससे हो रहा था उसको फिल कीजिए, और इस तरह से आपको सक्सेस क्या होगा, मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप हमारे वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं तो हम लोगों की क्लास नोट्स को एक बार आप देख सकते हैं। यदि आप किसी विज्ञान के किताब को अभी तक पूरी तरह से पढ़े नहीं हैं, तो या आपको लग रहा है कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अगर तुरंत में कोई एग्जाम है तो आप उसको चेंज नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, एग्जाम बीत जाने के बाद अगर दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपके पास टाइम है, तो एक बार जो नोट्स है उसे आप जरूर दे सकते हैं। 11 रुपया में आपको मिल जाएगा, सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको विषय सूची मिल जाएगा, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर लगेगा कि यहाँ पे 11 रुपया इन्वेस्ट करना है इस 300-400 पेज के नोट्स में, तो आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे डिटेल हम लोगों का जो क्लास नोट्स है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, या चैप्टर वाइज एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अगर बनाना है टेस्ट, जो कि बनाना ही आपको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से बनाइए या कहीं और से बनाइए, टेस्ट तो आपको बनाना ही, क्योंकि आप जो पढ़े हैं कैसे जानिएगा कि वो आपको समझ में आया है कि नहीं। तो ये टेस्ट आप बना सकते हैं। चैप्टर वाइज भी एनसीईआरटी दिया गया है जो हम लोगों का क्लास नोट्स है उसके अनुसार, और एनसीईआरटी के किताब जो है ना उसके भी चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पुराने एनसीईआरटी का क्लास 9 का केवल जो है यहाँ पे टेस्ट डाले हैं। आने वाले समय में वहां पे और भी हम लोग देखेंगे। क्लास 10 का अगर डालना हो तो ठीक है, और नहीं तो क्लास 10 अभी चूंकि न्यू एनसीईआरटी नहीं आया तो पुराने एनसीईआरटी का ही हम यहाँ पे डालेंगे। क्लास 8 का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग पुराना एनसीईआरटी अब थोड़ा सा मुश्किल है, नया एनसीईआरटी की ओर ही स्विच करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्लास 8 का हम प्रयास करेंगे नया एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू डालने का, पुराना एनसीईआरटी का एमसीक्यू नहीं डालेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी का ये डाउट होगा कि नया पढ़े कि पुराना पढ़े। 9 क्लास का आपको नया पुराना दोनों एनसीईआरटी देखने को मिलेगा। 10th क्लास का तो पुराना मिलेगा ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, 10th ही पढ़ना है। हाँ, अब यहाँ पे जो पुराने विद्यार्थी हैं उसको क्या करना है, 9 क्लास का आप अगर पढ़ चुके हैं, अभी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको नए वाला को पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, पुराना पढ़ लें, उसी को रिवाइज करते रहिए। लेकिन अगर अभी तक कोई विद्यार्थी एनसीईआरटी को पढ़ना प्रारंभ नहीं किए, इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि हम प्रारंभ करें पढ़ने का, तो वो जो है इस किताब को आप स्किप कीजिए, इसकी ओर आप बढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी थोड़ा बहुत गैप होता है वो मेन चीज होता है, वो तो आपको गाइड बुक में मिल ही जाता है। तो गाइड बुक में जो नहीं मिल रहा है उसको ना हम लोग यहाँ से फिल कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए और कुछ फैक्ट जो कि आपको क्लास नोट्स में नहीं मिलता है, उसके लिए आप नए किताब की ओर स्विच कीजिए, पुराने की ओर आप स्विच नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक तरह से मान के चल रहे हैं नए स्टूडेंट हैं, नहीं पढ़े हैं, आपके पास टाइम है, अभी आने वाले समय में 1-2 साल आप कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, तो नए वाला से ज़्यादा चांस है। आप कोई भी क्वेश्चन सेटर यही ना चाहेगा कि नया किताब हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो हम यही प्रयास करेंगे कि नए वाले किताब से कुछ सवाल जो है वो पूछा जाए। तो यही बात जो होता है क्लास 8 में भी लागू होता है। आप जो है अभी तक एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं क्लास 8 का और पढ़ना चाह रहे हैं, तो नए को पढ़िए, पुराने को छोड़ दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी पुराना को पढ़ चुके हैं तो उसी को रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने भी पढ़ रहे हैं नए भी पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसी में हमको महारत हासिल करना है। कोई एक गाइड बुक और नया या पुराना आप खुद डिसाइड कर लीजिए। हम कहेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं और आने वाले समय में 1-2 साल तक आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप नए की वो स्विच कीजिए, पुराना नहीं पढ़े। हाँ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं पुराने वाले को तो आप पुराना पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक, तो इस तरह से नया पुराना का कंफ्यूजन जो है वो उम्मीद करते हैं आप जो है वो आपका दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एक बार की गई यह मेहनत लंबे समय तक हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपका मजबूत आधार बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा कोढ़ियापनी दिखाने लग जाते हैं। सामने वाला सब करके दे देगा तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। देखिए, आपको
70-80% सामने वाला करके देगा, लेकिन 20-30% जो है मेहनत आपको खुद करना होगा। तो आपको हम रास्ता बता सकते हैं, आपको मेहनत जो है वो खुद करना पड़ेगा। आपको हम बताएं, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का हो सकता है वीडियो ले आए, उसमें आपको समझाए कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं, या सीक्वेंस वाइज जो हम लोग का क्लास नोट्स है उसका हम लोग वीडियो ले आए और उसको हम पढ़ाएं। लेकिन आपको अल्टीमेटली लास्ट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो हम नहीं करा रहे हैं उसको भी करना है। कुछ टेस्ट हम तो टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, टेस्ट तो बनाना आपको है, मेहनत आपको करना है, टेस्ट आपको बनाना है। टेस्ट में कुछ ऐसे सवाल मिल रहे हैं जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसको कहीं आप खुद से नोट्स में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको बेहतर तरीके से क्या है पता होता है। हम लोग तो एक कॉमन बात लेके चलते हैं कि ये टॉपिक जो है हो सकता है ज़्यादातर लोगों को परेशान करेगा, तो हम कहते हैं ये टॉपिक कठिन है। लेकिन हो सकता है जो टॉपिक को हम कठिन कर रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए आसान हो। तो ये आप डिसाइड कीजिए या आप डिसाइड करते हैं कि कौन आपके लिए आसान है, कौन आपके लिए टफ है। इसीलिए आपको थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत करना होगा। हम कहते हैं ना, साथ साथ चलना। अगर दो पहिया साइकिल मान के चलिएगा तो एक पहिया हम है, एक पहिया आप है, दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो अच्छे से चल पाएंगे। अगर केवल हम चलेंगे, आप जो है वो चलना ही नहीं चाहिएगा, ब्रेक लगा दीजिएगा, पीछे वाला ब्रेक को हम कहिएगा कि हम तो चलेंगे नहीं, आप ही चलिए पैडल मार के। तो अगर एक ब्रेक लगा हुआ रहेगा तो दूसरा कैसे कितना ताकत लगाएगा, तो या तो टूटेगा और नहीं तो उसका रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों को क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके जो है रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। और यही चीज़ जो है आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कीजिए। हम लोग आने वाले समय में दूसरे सब्जेक्ट का भी थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे आपको। जैसे हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 के एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम हम बोले थे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी और मेडिवल का एक आध प्रश्न पूछा जाता है तो गाइड बुक से ही पढ़ लीजिए, बन गया तो बन गया, नहीं तो उसके लिए कितना बुक पढ़ते रहिएगा। लेकिन हाँ, मॉडर्न के कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं, उसमें 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे एग्जाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या देखे जाते हैं। तो आपको उस किताब को कम से कम पढ़ना होगा। तो देखिए, कुछ कुछ हम आपको बताएंगे क्या करना है, और बाकी कुछ जो है आपको खुद निर्णय है करना है कि क्या करना है। हम वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि सुनो सबका, करो अपना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अगर लगेगा कि नोट्स जो है आपके पास नहीं है, हमें एक बेहतर नोट्स की आवश्यकता है, तो आप हमारे ऐप में डिजिटल कॉपी जो है वो देख लीजिए। अगर लगेगा कि हार्ड कॉपी इसकी आवश्यकता है तो हार्ड कॉपी के लिए भी नंबर दिया गया है, वीडियो के लास्ट में भी नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया जाता है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट जरूर बनाइए, चाहे हमारे ऐप से बनाइए या कहीं से बनाइए या कोई किताब ले लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगता हो टेस्ट जरूर बनाइए, क्योंकि टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।